हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर प्रत्यवर्ती धारा। ये चैप्टर नंबर 7 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और आसान भी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यवर्ती धारा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ ये है कि इसमें कुछ मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी यहाँ पर लागू होंगे। जैसे इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ फार्मूले में ये ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी आप परेशान जरूरत नहीं है, वो सब फार्मूले हम बताएंगे साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा ये उत्पन्न कैसे होती है। ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा की परिभाषा तो आप ये समझ लीजिए कि प्रत्यवर्ती धारा का मतलब होता है कि ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं, उसको प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। जबकि इसके पहले वाले जो धारा, अभी तक हम लोगों ने जो इसके पहले चैप्टरों में जो धारा पढ़ी है वो सब दृष्ट धारा के बारे में पढ़ा है। तो दृष्ट धारा का मतलब होता है कि ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ चेंज ना हो, यानी वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में धारा का प्रवाह हो, तो उसे कहा जाता है दृष्ट धारा कहते हैं, ठीक है ना। और प्रत्यवर्त धारा का मतलब होता है कि ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ चेंज हो, ठीक है ना, और एक निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो, तो ऐसी धारा को कहते हैं हम लोग प्रत्यवर्ती धारा। तो देखिए इसमें अगर डीसी करंट की बात करेंगे, अगर हम यानी डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा की बात करेंगे, तो उसमें तो हम लोग ग्राफ में इस प्रकार से दिखाते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर ये इधर समय है, समय और ये करंट आई। अगर इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं ग्राफ में, एक स्ट्रेट लाइन द्वारा भी दिखा सकते हैं। ये करंट, ये इसका सिंबल है ये दृष्ट धारा का। दृष्ट धारा यानी हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट या इसको शॉर्टकट में केवल डीसी कह देते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसमें धारा की दिशा हमेशा प्लस में ही है। देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों नियत हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए ग्राफ के अनुसार क्या है, इसकी देखिए जो परिमाण है वो भी बदल रहा है, पहले शून्य फिर बढ़ा अधिकतम, फिर शून्य फिर अधिकतम, फिर शून्य फिर अधिकतम, इस तरीके से है। लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, हमेशा प्लस में ही रहा, ठीक है ना। लेकिन जब हम अल्टरनेटिंग करंट यानी दृष्ट प्रत्यवर्ती धारा की बात करेंगे तो उसमें देखो ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। यानी समय के अनुसार जो करंट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, यानी प्लस डायरेक्शन में भी रहेगी और माइनस में भी रहेगी, प्लस में रहेगी माइनस में रहेगी। तो ऐसी धारा को कहा जाता है प्रत्यवर्ती धारा, यानी समय के अनुसार परिमाण और दिशा दोनों चेंज हो, उसको कहेंगे प्रत्यवर्ती धारा। समझ आ रहा है। प्रत्यवर्ती धारा को हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ऐसे आप रेक्टेंगल वाले वे में भी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इस तरीके से इसमें भी देखो, इसमें समय ये है और करंट ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रही है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो इसका मतलब ये सब प्रत्यवर्ती धारा के सिंबल है। लेकिन जो हमारे कोर्स में है या जो घरों में जो विद्युत धारा की जो सप्लाई होती है पावर हाउस से, वो हमेशा इस वाले फॉर्म की होती है। इसको साइन वेव वाला फॉर्म कहते हैं। और ये है स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव भी कह सकते हैं, या ट्रेंगुलर वेव भी होती है, उसको ऐसे भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो ये सब अल्टरनेटिंग करंट के सिंबल हैं, लेकिन हमको इन सब वेव के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इसको भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, प्लस और माइनस दिशा में प्रवाहित हो रही समय के अनुसार। लेकिन
जो हमारे जो सिलेबस में है वो इस तरीके की जो फॉर्म वाले जो करंट है, इसको साइन वेव करंट कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। क्या समझ में आ रहा है? तो शुरू करते हैं कि ये जो प्रत्यावर्ती जो धारा है वो कैसे उत्पन्न होती है, ये प्रश्न आता है। ये ग्राफ किसके दिखाए हमने? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट, या इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब देखिए आप, ये तो क्लियर हो गया कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब समय के साथ दिशा चेंज होने वाली जो धारा है उसको हम लोग कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। और जो समय के साथ उसकी दिशा चेंज ना हो, परिमाण चेंज हो रहा हो कोई बात नहीं, पर दिशा चेंज ना हो, ऐसी धारा को कहा जाता है दृष्ट धारा कहते हैं। और ये दृष्ट धारा ये सेल से या बैटरी से प्राप्त की जाती है। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा है ये जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाते हैं तो उसके सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। अगर वो कुंडली किसी परिपथ से जुड़ी हुई है तो उस कुंडली में एक धारा भी उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यानी कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। और घुमाने से क्या होगा, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय में परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो पहले तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे आज कि अगर किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए, कुंडली को घुमाने पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल। लगा लीजिए, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर कुंडली की सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर अल्टरनेटिंग वोल्टेज बिटवीन द एंड ऑफ ए कॉइल रिवॉल्विंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी भी कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर घुमाया जाए तो उसके सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न हो जाता है इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। पहले आप चित्र में जरा देखिए कि जैसे अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है बी, और बी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम यहाँ पर एक कॉइल रख दें, कॉइल वो आयताकार या वर्गाकार या वृत्ताकार किसी भी आकार की हो सकती है। इस प्रकार से इसको हम रख देते हैं यहाँ, ये उसके एंड पॉइंट, ठीक है ना। अब इसको देखना है, इसे नाम लिख लेते हैं जरा हम लोग, पी क्यू आर और एस, और इसके एंड पॉइंट ये है। इसको हम इस प्रकार से घुमाते हैं, यानी कुंडली मान चलो कि इसको हमने ऐसे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा ये इधर तरफ है, उसके दिशा के लंबवत उसका तल है, ऐसे रखिए। अब इसको घुमाना स्टार्ट किया हमने ऐसे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कुंडली को नियत कोणीय वेग से घुमाते हैं, तो नियत कोणीय वेग से जब घुमाएंगे तो मान लेते हैं 30 सेकंड में वो थीटा कोण से घूम जाती है। जब थीटा कोण से घूम जाती है तो उस क्षण, जिस समय थीटा कोण से घूम गई है, उस क्षण इस तल पर खींचा गया अभिलंब वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थीटा कोण बनाएगा। अगर लंबवत दिशा में ऐसे रखी है, जिसका मतलब अभी देखिए अभिलंब इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अभिलंब क्यों खींच रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। अभिलंब खींचने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमको इस तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालना है कुंडली के तल से। और चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। चुंबकीय फ्लक्स जब हमने पढ़ाया था उसमें बताया था कि फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, जहाँ पर बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए है तल का क्षेत्रफल, और थीटा जो होता है वो तल पर खींचा गया अभिलंब, या इसको क्षेत्रफल वेक्टर भी कह सकते हैं।
और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो थीटा हमको निकालना पड़ेगा। तुम्हारे तो कुंडली घुमाई जाती है तो किसी क्षण वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती। मान लो ये अभिलंब हमने ड्रा कर लिया, ये अभिलंब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, इसको आप इस प्रकार बता सकते हैं। ये अभिलंब हो गया, ये कोण बन रहा है थीटा। इसकी भाषा हम लिखवा देंगे, आप कतई परेशान ना हो, पूरे नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभिलंब खींच लिया, ये थीटा कोण बन रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय फ्लक्स इस तल से गुजरता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये लिखेंगे हम लोग, यानी फाई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ये तो लिखेंगे हम लोग, इतना चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। इसको यहां लिख देते हैं, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इतना चुंबकीय फ्लक्स होगा इस तल से, अगर तल पर खींचा गया विलंब चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अगर थीटा है तो, ठीक है ना। तो इसकी भाषा लिख लेते हैं जरा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में, अगर तो इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि अगर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसके सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, इसका एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कैसे इसको लिखा जाएगा उसकी भाषा हम लोग लिख लेते हैं पहले। इसकी भाषा हम लिख सकते हैं कि माना तार के n फेरों वाली कुंडली PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जाती है। यदि t सेकंड में कुंडली थीटा कोण घूम जाती है तो इस क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाता है। यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल A है तो कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा। ये हम लोग चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा में पढ़ चुके हैं। इतना तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब चूंकि कुंडली घूम रही है, भाई घूमेगी तभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। भाई अगर मान लो स्थिर है, किसी क्षण की बात कर रहे हैं, किसी क्षण अगर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अगर थीटा कोण बना रहा है उस समय बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना होगा। क्योंकि कुंडली रुकी नहीं है, कुंडली लगातार घूम रही है, तो जब घूमेगी तो कोण का मान बदलेगा, और कोण का मान बदलेगा तो फाई का मान बदलेगा, और फाई का मान बदलेगा यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। बढ़े या घटे उससे कोई लेना देना नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स मान बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो फैराडे का नियम पर लागू करना है विद्युत वाहक बल निकालने के लिए। तो यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू फार्मूला ले सकते हैं ओमेगा इंटू टी। ये फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, ये पढ़ा है। एकांक समय में आंतरिक कोण को कोणीय वेग कहते हैं। अगर थीटा, अब यहाँ पर समय अंतराल को हमने टी माना है और कोण को थीटा माना है, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी हो गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो उसके आधार पर थीटा का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। यहाँ पर लगा दो जरा, बी ए कॉस ओमेगा। यहाँ तक कोई समस्या? अब जरा देखो, इतना तो उसके तल से चुंबकीय फ्लक्स बंद होगा। अब उसमें n फेरों वाली कुंडली हमने ली है, एक फेरों वाली कुंडली होते तो इतना ही हो जाता, ठीक है ना। n फेरों वाली कुंडली ली गई है तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू
माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है विद्युत वाहक बल का मान। ये हम लोग फैराडे के नियम पढ़े हैं। ये फाई का मान यहाँ पर लगाना है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे किया जाए। नोट कर लिया। फाई की वैल्यू यहाँ पर लगाइए तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी टी ए कॉस ओमेगा टी। अवकलन करना है यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में बी ए कॉस ओमेगा टी का। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो अवकलन के बाहर हो जाता है। या अवकलन में आप लोग पढ़ चुके हैं, बी ए एन बी ए बाहर हो गया, यहाँ पर डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा। अब बताओ सर कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कितना होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसका मान है कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर कराते हैं तो ओमेगा, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? कॉस ओमेगा टी का भाई कॉस टी होता है तो कॉस टी का तो साइन टी हो जाता, माइनस साइन टी हो जाता। लेकिन ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का फिर हमको अवकलन कराना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे और टी का जो अवकलन होगा वो 1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? इसको थोड़ा ध्यान से करके लीजिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला बन गया है। इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, ठीक है ना? या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा को ई नॉट लिखा जाता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों लिखा जाता है भी हम बताएंगे। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और जहां ई नॉट इक्वल टू इसकी जगह लिखा हमने एन बी ए ओमेगा, कुंडली में प्रेरित, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का महत्तम मान है, प्रेरित वाहक बल का महत्तम मान है। यानी अब देखो इस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर टी का मान अगर चेंज होगा तो ओमेगा टी यानी साइन का जो कोण है वो भी चेंज होगा, और ये अगर चेंज होगा तो ई का मान भी चेंज हो जाएगा, ठीक होगा ना? ये तो फिक्स वैल्यू है। देखो एन बी ए ओमेगा घुमाने से ये इसमें कोई चेंज नहीं आता है। कुंडली घुमा रहे हैं तो ना एन चेंज होगा, ना बी चेंज होगा, ना ए चेंज होगा, ना ओमेगा चेंज होगा। चेंज क्या होगा? ओमेगा टी चेंज होगा, भाई कोण चेंज होगा, और कोण अगर चेंज हुआ तो ई का मान ये जो उत्पन्न हो रहा है विद्युत वाहक बल वो चेंज हो जाएगा। तो अधिकतम कितना होगा? अधिकतम उतना होगा जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा। 1 कब होगा? जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के समांतर रखी हुई कुंडली जब ऐसे भाई घुमाएंगे, पहले कुंडली हमने कहा ऐसे रखी, इसको घुमाना शुरू करें मान ऐसे हो गई, फिर तल के समांतर अभिलंब खींचेंगे तो बाहर तरफ जाएगा, तो साइन 90 कितना हो गया? 1। इसका जब तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत जब होगा तब तो थीटा का मान 0 आएगा, तो उस समय तो विद्युत वाहक बल का मान 0 आएगा। लेकिन जब घुमा करके ऐसा करें कि तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाए तो थीटा का मान 90 हो जाएगा। साइन 90 होगा तो साइन 90 का मान ही सबसे ज्यादा होता है +1,
और उस समय विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, NBA ओमेगा, वो अधिकतम मान होगा, उसको हम लोगों ने क्या लिखा है, E नॉट के बराबर लिख दिया। इसलिए E नॉट को NBA ओमेगा ये अधिकतम या महत्तम मान इसको कहा जाएगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान है या अधिकतम मान भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। इस फार्मूले को जरा ध्यान दो, बस ये जो हेडिंग पड़ेगी उसका कहानी तो यहीं से खत्म हो जाती है, लेकिन प्रत्यवर्ती धारा की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। समझ में आ रहा है? जो हेडिंग हमें लाए थे कि अगर किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में अगर घुमाया जाए उसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, उसका आंसर यहीं से खत्म हो जाता है, यहाँ तक आपको करना है। लेकिन अब इसके आगे की जो कहानी होगी वो प्रत्यावर्ती धारा की कहानी स्टार्ट होती है। कैसे? अब जरा इस सूत्र को जरा ध्यान दो, इस सूत्र को ध्यान देने की जरूरत है। इस सूत्र को जरा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला है, E = E0 sin ओमेगा t, ये फार्मूला है। इस सूत्र से क्या पता चल रहा है, देखो जरा, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल समय के अनुसार या समय के साथ, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ऐसे लिखिए, का मान व दिशा, मान की जगह परिमाण भी लिख सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं। अब इसको कैसे, अभी लोग ग्राफ से देखेंगे। अभी केवल आप ये लिख लीजिए केवल कि समय के अनुसार जो मान तो समझ में आ रहा है कि समय बदलेगा तो ई का मान बदलेगा, पर दिशा कैसे बदल रही है ये भी लोग ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तब पता चलेगा कि इसकी दिशा भी चेंज हो रही है, ठीक है ना। अभी क्या आप इतना नोट कर लीजिए, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान की जगह आप परिमाण शब्द यूज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। विद्युत वाहक बल का परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं। ये तो क्लियर हो रहा है यहां से, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये कहें जब विद्युत वाहक बल का मान जब चेंज हो रहा है तो इससे जो रिलेटेड यानी जुड़ा हुआ जो परिपथ होगा जिसमें इस कुंडली से उत्पन्न धारा को भेजना है, तो उसमें जो विद्युत वाहक बल जो इस कुंडली में उत्पन्न हो रहा है वो उसके में एक वोल्टेज स्थापित करेगा। इसमें जो परिपथ इससे जोड़ा जाएगा उसमें, यानी कुंडली अगर किसी परिपथ से जुड़ी हुई है तो उस परिपथ में एक वोल्टेज स्थापित हो जाता है जिसका मान, अगर विद्युत वाहक बल का मान बदल रहा है तो वोल्टेज का मान ही बदलेगा, ठीक है ना। और जो वोल्टेज जो उत्पन्न हो गया है उसका मान और परिमाण व दिशा दोनों चेंज होंगी। तो ऐसे वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि कुंडली का सिरा किसी वैद्युत परिपथ से जुड़ा है तो
परिपथ विद्युत परिपथ जुड़ा है तो परिपथ में एक वोल्टेज स्थापित या उत्पन्न जुड़ा है तो परिपथ में एक वोल्टेज स्थापित हो जाता है जिसका परिमाण व दिशा समय के अनुसार आवर्त रूप से परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। यदि कुंडली का सिरा किसी विद्युत परिपथ से जुड़ा है, यानी कुंडली जो सिरे हैं ये अगर किसी विद्युत परिपथ से अगर जोड़ दिए जाएं तो परिपथ में एक वोल्टेज स्थापित हो जाता है। विभवांतर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो वोल्टेज भी स्थापित हो जाता है जिसका मान, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ चेंज हो रहा है तो वोल्टेज जो स्थापित होगा वो किस कारण स्थापित हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बदल रहा है तो वोल्टेज का मान भी बदलेगा और विद्युत वाहक बल की दिशा बदल रही है तो वोल्टेज की भी दिशा बदलेगी। यानी कह सकते हैं कि जिसका परिमाण व दिशा समय के अनुसार आवर्त रूप से परिवर्तित होता है, जिसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा यही है कि ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के अनुसार आवर्त रूप से चेंज हो। आवर्त रूप से चेंज होने से मतलब यह है कि चेंज तो हो लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व दिशा में उसकी पुनरावृत्ति हो। ऐसे वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तथा परिपथ जब वोल्टेज चेंज हो रहा है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान भी चेंज होगा और दिशा भी चेंज होगी, तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है तथा परिपथ प्रवाहित धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये तो उसका कॉन्सेप्ट था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी परिभाषा बहुत आसानी से लिख सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद परिभाषा भी लिखवा देते हैं हम, और उसका समीकरण क्या होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। आवर्त रूप से परिवर्तित होने का मतलब एक निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो, बार बार दोहराए उसी परिमाण और दिशा को, तो ऐसे को कहा जाता है आवर्त रूप से परिवर्तित होना। जैसे आवर्त गति के बारे में पढ़ा है ना हम लोगों ने। आवर्त गति का मतलब क्या होता है कि ऐसी गति जिसमें वस्तु अपने पथ को एक निश्चित समय में बार बार दोहराती है, उसकी गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। तो ये भी आवर्त गति का एक पार्ट है। आवर्त रूप से परिवर्तित होने का मतलब एक निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो, यानी अगर 10 सेकेंड के बाद उसी दिशा में आ जाए जिस दिशा में 10 सेकेंड पहले था, ठीक है ना, 5 सेकेंड में आ जाए, 20 सेकेंड में आ जाए, तो
ये जो समय होता है कि जिस समय में उसकी पुनरावृत्ति होती है उसे कहा जाता है, उसका एक आवर्त काल कहते हैं। ठीक है ना, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो फिलहाल आवर्त का मतलब एक निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो, ऐसे को हम लोग आवर्त रूप से परिवर्तित होना कहते हैं। तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा? जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका समीकरण हम लोग E बराबर E0 sin ओमेगा t। अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो समीकरण क्या बनेगा, देख सकते हैं आप, प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा, ये इसका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है। इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आप बिल्कुल सेम लिख सकते हैं, I बराबर I0 sin ओमेगा। परिभाषा भी सेम उसी प्रकार से लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा की, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये I0 और V0 क्या है? ये I0 है, ये धारा का अधिकतम मान या उसको महत्तम मान या उसको शिखर मान भी कहते हैं। ठीक है ना, यह धारा का आयाम भी कहा जाता है। और ये वोल्टेज का शिखर मान या महत्तम मान या वोल्टेज का आयाम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे E0 होता है, E0 क्या, ये महत्तम वैल्यू है प्रेरित वाहक बल की, उसी प्रकार से ये V0 और I0। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं V0 क्या है, वोल्टेज का शिखर मान इसको इंग्लिश में कहते हैं पीक वैल्यू। और ये क्या है यहाँ पर I0, ये धारा, कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है ना, दृष्ट धारा या दृष्ट वोल्टेज की बात नहीं है, उसमें तो चेंज होता ही नहीं है डायरेक्शन। धारा का शिखर मान या उसको हम लोग पीक वैल्यू या धारा का आयाम भी हम लोग कह देते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसमें ग्राफ जरा खींच करके देखा जाए। अभी तक केवल हम बात कर रहे थे कि इसमें धारा का परिमाण व दिशा दोनों चेंज हो रहे हैं। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्टेज और धारा के बीच में तो कैसा वो ग्राफ बनता है, ये जब ड्रा कर लेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाइए अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ। ग्राफ खींचने के लिए पहले समीकरण लिख लो इसके। वोल्टेज का समीकरण प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है? V = V0 sin ओमेगा t, ये होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, V0 sin ओमेगा इसे लिखा जा सकता है 2π/t। भावना पता है ना, ओमेगा = होता है 2π/t, जहां पर जो कुंडली घुमाई जा रही है उसका आवर्त काल है। ठीक है ना, t आवर्त काल है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है। और t ये कोई समय है जिस समय पर वोल्टेज हमारा है V। इसको हम लोग तात्क्षणिक वोल्टेज भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। किसी क्षण वोल्टेज है V
किसी क्षण टी पर कह सकते हैं, किसी क्षण टी पर वोल्टेज V है, ये है उसका वोल्टेज का शिखर मान, या उसको पीक वैल्यू कहते हैं, या उसको वोल्टेज का आयाम भी कहा जाएगा। ये यहाँ पर ओमेगा तो कोणीय वेग था, कोणीय वेग को हम लोग आवर्तकाल के पदों में 2π/T लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, 11th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं कोणीय वेग के बारे में। और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या लिखा जाएगा जरा, प्रत्यावर्ती धारा, इसका समीकरण क्या होता है, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। बिल्कुल याद कर लेना है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। यहाँ पर भी हम ओमेगा की जगह 2π/T, टी मतलब कैपिटल टी यानी आवर्तकाल, इस रूप में लिख सकते हैं इसको। ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो पहले आप इसकी वैल्यू को जरा नोट कर लेंगे, ध्यान से देखो इसमें क्या क्या हमको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम समय को नोट करेंगे, T होगा, यहाँ पर V होगा और यहाँ पर I होगा, ठीक है ना। अब जरा T चेंज करना है, ये जो T है इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो मान लें T का मान है जो आवर्तकाल है कुंडली का, उसका 1/4, यानी पहले आधा चक्कर, आधा का मतलब 1/4 हमने चक्कर घुमाया। कुंडली को पहले किधर रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, ऐसे मतलब चुंबकीय, ध्यान दीजिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र इधर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। और उसको हमने कुंडली को ऐसे रखा है, आप ये समझ लीजिए कि इसको कुंडली को हमने इस प्रकार से उसको खड़ा कर दिया, ये सिचुएशन। ऐसे नहीं रखी है, ध्यान देना है इसको, आप ऐसे दिखा दो। एक मिनट, इसको आप इस प्रकार से दिखा दीजिए, ऐसे कुंडली है, ठीक है ना। उसको कुंडली को हमने ऐसे खड़ा कर रखा है पहले शुरू में, ठीक है ना। तो सब शुरू में जब ऐसे खड़ा करेंगे तो थीटा कितना होगा, थीटा कितना हो जाएगा भाई बताओ। ऐसे खड़ा करेंगे तो थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत जो डायरेक्शन होगी, ये तो अभिलंब हो जाएगा, और अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हुआ, 0 अंश, ठीक है ना। तो पहले शुरू में हम ये प्लान करके चल रहे हैं, पहले से कुंडली को हमने ऐसा करके फिर इसको 1/4 घुमाया, 1/4 मतलब ऐसे ले आए, ठीक है ना। तो ये कितने से को घूम होगा, 1/4 का मतलब उसका पूरे आवर्तकाल का चौथाई हिस्सा, ठीक है ना। तो T का मान चेंज कर कितना ले आए, 1/4 आवर्तकाल का, फिर उसका फिर आधा चक्कर कर दिया हमने, फिर 3/4 कर दिया, फिर एक चक्कर पूरा हो गया यहाँ से, समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे फिर क्या करेंगे इसमें, फिर एक चक्कर पूरा हो गया। अब एक चक्कर के बाद अगर और घुमाना चाहे तो और घुमा सकते हैं, एक चक्कर के बाद आगे फिर उस पर 1/4 घुमाओ, 1/4 घुमाने से क्या आ जाएगा, 1/4 जब घुमाओगे तो 5T/4 हो जाएगा। इसमें 1/4 घुमाया, ये 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, 4/4 हो गया, 5/4 हो गया, और 6/4 हो जाएगा। 6/4 को हम लोग ले सकते हैं 3T/2। फिर उसके बाद आगे और घुमाएंगे तो 7T/4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2T हो गया, 2 चक्कर पूरे हो गए। ऐसे आप करते चले जाइए भाई, एक राउंड हो गया तो बाकी उसको रिपीट करना है। इस प्रकार से इसको हम आगे जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इतने वैल्यू नोट करो, पहले V की वैल्यू नोट निकालो जरा। T की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे T/4, तो T की वैल्यू इस T की जगह रखना है T/4, तो T/4 रखेंगे तो T/4 रखने से देखो यहाँ पर 2π/T × T/4 जब रख दोगे तो T कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड कितना बचा, π/2 बचा, यानी sin 90 आ गया। π/2 मतलब sin 90, sin 90 का मान क्या होता है
sin 90 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू आप इसको जीरो से स्टार्ट करो, पहले एक इसमें कमी रह गई, जीरो से स्टार्ट करो इसको तो ज्यादा सुविधा रहेगी। ये खांचा पहले बना लो, ठीक है ना, फिर उसका हल करते हैं। एक खांचा बना ली, यहाँ पर हम टी नोट करेंगे, यहाँ पर वी नोट करेंगे, यहाँ पर आई नोट करेंगे। यहाँ पर पहले रखो जीरो, समय जीरो से स्टार्ट करो। तो जीरो रखने से क्या होगा, टी का मान जीरो रख दोगे तो साइन जीरो का मान जीरो, तो बी का मान भी जीरो हो जाएगा, इसमें टी जीरो रखोगे तो आई का मान भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब रखो जरा टी बाई फोर, तो अब टी की जगह टी बाई फोर रखोगे तो कितना हो जाएगा, अभी हमने रखा देखो तो पाई बाई टू आ गया, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, तो वन का मतलब ये वैल्यू तो वन हो जाएगी, लेकिन बचेगा क्या, वी नॉट, अधिकतम वैल्यू। इसी प्रकार से आई नॉट यहाँ रखोगे तो साइन 90 हो जाएगा, अभी वन, तो यहाँ पर बचेगा आई नॉट। फिर टी बाई टू रखोगे तो टी बाई टू रखो जाए टी की जगह, तो टू पाई अपॉन टी इंटू टी बाई टू, टी बाई टू रखने से क्या होगा, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, पाई बचा। पाई जब बचेगा तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो फिर इसका मान फिर जीरो हो जाएगा दोनों का। फिर थ्री टी बाई फोर, तो थ्री टी बाई फोर रखोगे कितना हो जाएगा, थ्री टी बाई फोर, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, फिर थ्री पाई बाई टू आ गया, थ्री पाई बाई टू का मतलब 370 हो गया, 370 का मतलब साइन 370 नहीं 270, थ्री पाई बाई टू मतलब क्या होता है, 27, 270 की वैल्यू जो है देखो साइन में कितनी होती है, -1, ठीक है ना, -1, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वी नॉट और इसकी वैल्यू आ जाएगी आई नॉट। फिर टी जगह टी रख दो, स्मॉल टी की जगह, तो स्मॉल टी जगह टी रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी से टी कैंसिल, 2 पाई आ गया, 2 पाई साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो, तो ये पार्ट फिर जीरो हो जाएगा। और आ रहा है, इसको इतना पहले ग्राफ जरा प्लॉट करके देख लो क्या सिचुएशन बनेगी, इतने को देखो जरा, फिर आगे हम लोग और मान वैल्यू निकालेंगे। तो जब प्लॉट करेंगे वैल्यू तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इस तरफ रखते हैं हम लोग टाइम तो चेंज कर रहे हैं हम लोग, और इस तरफ रखा जाता है वोल्टेज और धारा, यानी V तथा R। जब देखो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो टी की वैल्यू के साथ हो जाए, पॉइंट बना लो पहले जीरो, फिर यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग टी बाई फोर, यहाँ पर बना लेते हैं टी बाई टू, यहाँ पर बना लेते हैं थ्री टी बाई फोर, और यहाँ पर बना लेते हैं टी, यहाँ पर आप बना सकते हो 5 टी बाई फोर, यहाँ पर बना सकते हो 3 टी बाई टू, यहाँ पर बना सकते हो 7 टी बाई फोर, और यहाँ पर बना सकते हो 7, यहाँ पर देखो 7 टी बाई फोर, यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि 2 डाउन हमने पूरे कर दिए, और ये इधर तरफ समय। अब यार देखो टी का मान जीरो, तो वी का मान भी जीरो है, वी का मान भी जीरो हो गया यहाँ पर। फिर टी का मान टी बाई फोर है, तो वी का मान कितना है, वी नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ये वी नॉट, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर देखो आगे टी बाई टू फिर कितना हो गया, जीरो, ये पॉइंट मिल गया। फिर 3 टी बाई फोर, अब देखो माइनस वी नॉट हो गया, यानी प्लस ऊपर ले रहे हैं तो माइनस नीचे, इधर प्लस और इधर माइनस, इधर किधर चला जाएगा, यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा इसका। और उसके बाद फिर टी में फिर जीरो हो गया यहाँ, और नाराज इसका मतलब इसको जब फ्री हैंड मिलाएंगे तो कैसे मिलाया जाएगा, उसको इस प्रकार से मिलाएंगे ऐसे,
ये हमारा ये। अब जरा उसके आगे जब बढ़ाओगे तो ग्राफ हमको इस तरीके से मिलेगा, उसी में आगे हमको इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता रहेगा ऐसे। दूसरा राउंड में फिर 0, यानी इसकी वैल्यू अगर निकाल करके कर सकते हैं। तो अगर 5t/4 रिपीट होना शुरू हो गया है, इसके आगे वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा v0, यहाँ आ जाएगा नॉट। वैल्यू रख करके आप देख सकते हैं कि जगह 5t/4 रखो, उसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो v0 और n0 यानी 1 हो जाएगी साइन की वैल्यू, ठीक है। और 3t/2 की वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो फिर आ जाएगा -v0, यहाँ आ जाएगा -i0, और यहाँ रखोगे तो फिर 0। इस प्रकार से ये वैल्यू देखो यहाँ 3t/4 t हो गया 5t/4 है ये। 5t/4 की वैल्यू कितनी है, v0 है, ठीक है ना। 3t/2 0 हो गई। 7t/4 की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, और 2t पर 0 हो गई। ऐसे आगे क्रम चलता रहेगा। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी वो है v0, और ये जो वैल्यू नीचे तरफ दिख रहा है ये -v0 है इधर की तरफ, समझ आ रहा है। इसी तरीके से हम आई ग्राफ पर खींच सकते हैं। इसकी यहाँ पर अगर ग्राफ अगर दिखाना चाहें तो इसको हम लोग -v दिखा सकते हैं, ये दूसरी तरह दिशा में है। अगर किसी प्रकार धारा ग्राफ में सेम वही वैल्यू है तो आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं ऐसे। डॉटेड हम दिखाई कि दोनों में अंतर दिखाई पड़े। ये जो कॉन्टिन्यूअस वाला जो ग्राफ है वो वोल्टेज का है, ये जो ग्राफ हमारा है ये V का है, और ये डॉटेड वाला जो ग्राफ है वो I का है। इसमें जो देखिए यहाँ पर जो धारा का जो अधिकतम मान है वो क्या मान लिया हमने, I0, और इधर जो धारा का जो मान दिख रहा है वो क्या है, -I0 हमारा है। इस प्रकार से ये ग्राफ प्लॉट होगा। तो आप जरा इस ग्राफ से देखो क्या चीज हमको दिखाई पड़ रही है कि वोल्टेज का जो मान है और धारा का जो मान है वो समय के साथ चेंज हो रहा है। देखिए समय के साथ पहले 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर मैक्सिमम से फिर घटना शुरू हुआ, फिर 0 हो गया, फिर 0 से बढ़ा तो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, अब विपरीत दिशा में यानी माइनस डायरेक्शन में बढ़ा, और फिर अधिकतम हुआ, और फिर अधिकतम से फिर 0 हो गया, ठीक है ना। तो एक चक्र पूरा हो गया कुंडली के यहाँ तक, समझ आ रहा है। इसका मतलब है कि 0 से अधिकतम, अधिकतम से फिर 0, फिर 0 से दूसरी दिशा में अधिकतम, फिर दूसरी दिशा से अधिकतम से फिर 0, ये कहलाती है एक साइकिल। हमारा इसको एक साइकिल कहेंगे। एक साइकिल का मतलब कुंडली को एक चक्कर पूरा घुमाने में जो वोल्टेज का जो ग्राफ मिल रहा है वो कहलाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल कहलाती है। एक साइकिल का मतलब एक चक्र, ठीक है ना। एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे तो कहा जाता है आवर्तकाल कहते हैं। तो की है यहाँ पर आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। कुंडली को एक चक्कर जितना समय लगे घूमने में, वही प्रत्यावर्ती धारा का भी आवर्तकाल हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल का मतलब एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पहले ग्राफ बना लें, उसके बाद फिर हम कुछ चीजें और बताएंगे ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, अब जरा देखो, एक साइकिल का मतलब क्या समझ में आया, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, 0 से फिर माइनस में अधिकतम, फिर माइनस से फिर 0, ये एक साइकिल। एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। एक साइकिल 1 सेकंड में जितनी पूरी होगी, सॉरी 1 सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी होती हैं
उसे कहते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी होती हैं, जितने चक्र पूरे होते हैं, वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यय धारा की आवृत्ति कहते हैं उसको। ठीक है ना। तो इसके फार्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। आवर्तकाल T इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा। अभी हम लोग सूत्र लिखा ना, यहाँ से देखो 2π/T किसकी जगह लिखा था हमने? ओमेगा की जगह। तो ओमेगा की जगह लिखा तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π/ओमेगा। ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति, जो कुंडली घुमाई जा रही है उसकी कोणीय आवृत्ति है। इसको हम लोग कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं, कोणीय वेग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। 1 सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवृत्ति। उसे आवृत्ति कहते हैं, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। F इक्वल टू होता है 1/T। ये फॉर्मूला पता है, T को उल्टा क्या हो जाएगा? ओमेगा/2π। मात्रक पता ही हमको, आवृत्ति का हर्ट्ज मात्रक होता है, आवर्तकाल का सेकंड होता है। ठीक है। और ये जो V0 या I0 जो लिखा, ये क्या कहलाते हैं? वोल्टेज या धारा के शिखर मान है, यानी मैक्सिमम वैल्यू है ये। ठीक है ना। इसको या आयाम भी कह सकते हैं भाई। अगर तरंग रूप में अगर देखो इसको, तो ये तो आयाम जैसा है ये। ठीक है ना। तो ये वोल्टेज का आयाम या धारा का आयाम I0 या V0 होता है, या उसको शिखर मान भी कहते हैं, या उसको हम लोग महत्तम मान भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हम लोग ग्राफ से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा का मान समय के अनुसार चेंज होता है, और दिशा भी समय के अनुसार चेंज होती है, और उसको हम लोग ग्राफ में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया ग्राफ की कैसे हम लोग खींचते हैं। और कभी एग्जाम में आ जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ प्रदर्शित कीजिए या धारा ग्राफ प्रदर्शित कीजिए, तो अलग अलग भी ड्रा कर सकते हैं हम लोग। अलग एक जगह वोल्टेज और समय के बीच ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, एक जगह धारा और समय के बीच ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। हमने एक ही में प्लॉट कर रखे हैं, दोनों स्पष्ट दिख रहे हैं। हमने ये वोल्टेज को कंटिन्यूअस लाइन से ग्राफ किया और इसको डॉटेड लाइन से ग्राफ किया गया है, धारा के ग्राफ। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, कैसे उसकी वैल्यू में चेंज आता है, कैसे उसकी दिशा परिवर्तित होती है, ये बात हमारे स्पष्ट होती है। ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल में नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ट्राई करते रहिए। थैंक यू।